चलिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वीबीटी के बारे में डिस्कशन किया था, पाई से पाई के कंपैरिजन की बात करी थी, सिग्मा से सिग्मा के कंपैरिजन की बात करी थी, और साथ में लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि डायटोमिक में तो वीबीटी एप्लीकेबल हो रहा था, लेकिन पॉलीएटॉमिक में CH4 के एग्जांपल्स हमने समझा था कि वहां वीबीटी नहीं लग पा रहा था, तो हमने एक नई थ्योरी वहां पर डिस्कस करी, दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में पोस्टुलेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की बात करने वाले, जिससे मेनली एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। प्रीवियसली आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, आपको आइडिया भी है, बट उसके कुछ और पॉइंट्स में डिस्कस करते जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, पॉइंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के बाद, है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं, H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्टेरिक नंबर भी बोला जाता है इसी को, तो दैट विल बी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ये दोनों किसके लिए निकाले जाते हैं, सेंट्रल एटम के लिए। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी ऑलवेज इक्वल टू, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जनरली सेंट्रल एटम का निकालेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स या सराउंडिंग ग्रुप्स, है ना, सराउंडिंग ग्रुप्स, इसके इक्वल होता है जनरली। तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। H इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे याद करिए, तो जितने प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर मिक्सिंग होगी तो कम से कम तो 2 चाहिए या 2 से ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो क्वांटिटी स्टार्ट होगी वो 2 से इंक्रीज होगी, मतलब 2 से स्टार्ट होगी एंड 2 3 4 5 6 7 तक हमारे सिलेबस में जाएगा। आगे भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट हमारे सिलेबस में अब तो हमें कहां तक लेना है बेटा, 7 तक, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया, 2, ध्यान से सुने, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या हो गया, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp। क्यों sp आया, क्योंकि 2 प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुए तभी 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और वो दोनों प्योर ऑर्बिटल में से एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। p में यहां पर मैंने x लिखा है, पर वो कुछ भी हो सकता है, s के साथ px हो सकता है, s के साथ py हो सकता है, s के साथ pz हो सकता है। एक s और एक p जब मिक्स होते हैं तो बन के आता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। अभी क्योंकि हमने यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x ले रखी है और हमें पता है सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए वो p कौन सा होना चाहिए, x। अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y हुई तो s के साथ py आएगा, और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z हुई तो s के साथ क्या आ जाएगा, pz। सुने, जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए, ध्यान से देखें, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, इसका नाम भी क्या, sp, इसका नाम भी क्या, sp। ये दोनों स्पेस में अरेंज होकर आएंगे, अरेंज होकर आएंगे, कैसे अरेंज होकर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मेजर लोब मान लें, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मेजर लोब मान लें, तो स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट बन के आएगा वो ऐसा अरेंजमेंट बन के आएगा, बीच में सेंट्रल एटम है सपोज, ठीक है ना, AB2 टाइप का हो गया, तो या A है, उसका मेजर लोब इधर, एक मेजर लोब इधर, और यहां आके साइड एटम ओवरलैपिंग करेगा, और यहां पर आके साइड एटम ओवरलैपिंग करेगा। ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर। तो देखें, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो एक्चुअल ज्योमेट्री आनी चाहिए, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री यहां बोल रहे हैं, जो एक्चुअल ज्योमेट्री आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, लीनियर। तो ये लोब्स आपको दिखा रखे हैं लीनियर के। अब इसी के ऊपर, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसी के ऊपर एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अभी हम लोग पहले उन केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहां कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, मतलब जहां कोई लोन पेयर नहीं होगा या साइड एटम भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो अब देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो ये लीनियर ज्योमेट्री है ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे एक सेंट्रल एटम है, ओवरलैपिंग के बाद एक साइड एटम यहां, एक साइड एटम यहां, ये सारे के सारे क्या एक प्लेन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। मतलब जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा बेटा, प्लेनर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर लीनियर है तो बेटा यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑन द सेम प्लेन, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑन द सेम प्लेन। तो बेटा एक सेंट्रल एटम और दोनों साइड एटम कैसे आएंगे, प्लेन पे आएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो सारे एटम प्लेन पर होंगे। तो बेटा 1 2 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑन द सेम प्लेन। इन केस ऑफ लीनियर कितना हो जाएगा बेटा, 3। चलिए मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप, ठीक है ना। सेकेंड टाइप की कंडीशन क्या है, आपको अगर एक प्योर ऑर्बिटल s,
ठीक है ना, sp2 दे रखा है यहां पर, ठीक है, एक प्योर s और 2p, कोई भी 2p, px py का कॉम्बिनेशन हो सकता है, px pz का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या py pz का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बेटा एक s और 2p जब आपस में इंटरमिक्स होंगे, तीन प्योर ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे, तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, इन तीनों का नाम क्या हो जाएगा, sp2। और बेटा ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, ये स्पेस में अरेंज होकर आएंगे, किस तरह से अरेंज होकर आएंगे, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, उस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन्ड है, ठीक है, एक ये तीनों जो बड़े लोब छोटे लोब है उनमें से केवल मेजर लोब दिखा रहे हैं, तो एक मेजर लोब ऐसे, दूसरा मेजर लोब ऐसे, तीसरा मेजर लोब ऐसे, ये सारे के सारे स्पीशीज एक ही प्लेन पर हैं, और इसको जब हम बाउंड्री वाइज कनेक्ट करते हैं तो एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। हर ज्योमेट्री के नाम में, हर स्ट्रक्चर के नाम का कुछ सिग्निफिकेंस है, समझते चलिएगा। तो बेटा ट्राइगोनल और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ही प्लेन पे आएगा, ट्राइंगल एक ही प्लेन पे आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको इमेजिन करिए, सारा खेल इमेजिनेशन का है। देखिए तीन लोब से, तीनों लोब्स का जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक है ना, तीन डब्बे आ रहे हैं, तीनों का अरेंजमेंट एक इधर, एक इधर, एक इधर, और तीनों को जब आप देखें तो तीनों का एंगल इक्वल होता है ना, आइडियल कंडीशन में तीनों का एंगल इक्वल होता है। तो आइडियल कंडीशन में ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, और ट्राइंगल कैसा आ रहा है बेटा, एक प्लेन पे आ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। साथ ही साथ ये एंगल कितना, 120 डिग्री, ये एंगल कितना 120 डिग्री, और ये एंगल भी कितना 120 डिग्री। मतलब अगर आइडियल कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि यहां पर 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे, तो 1 2 3 3 एंगल्स ऑफ 120 डिग्री आइडियल कंडीशन में। जो डिस्टॉर्शन आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो बेटा सेम प्लेन पर मैक्सिमम एटम्स कितने, तो बेटा एक साइड एटम, दो साइड एटम, तीन साइड एटम और एक सेंट्रल एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है ना, तो यहां पर मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन कितने आ जाते हैं, 4। यहां पर मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन कितने आ जाते हैं, 3। साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर आइडियल कंडीशन में कैसा होगा, प्लेनर। ये स्ट्रक्चर आइडियल कंडीशन में कैसा होगा, प्लेनर। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल 1 ही है, और यहां पर नंबर ऑफ 120 डिग्री एंगल इन आइडियल कंडीशन कितने हो जाएंगे, 3। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। ठीक है ना, सपोज कोई ऐसा मॉलिक्यूल आया जहां सेंट्रल एटम ने एक s और 3 p, तीनों p आ जाएंगे ऑब्वियसली, px py pz आपस में इंटरमिक्स किए, तो कितने प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 4। तो 4 ही नए क्या बनेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन का नाम कौन सा हो जाएगा, sp3। वो जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर आता है, उनका जो अरेंजमेंट आता है, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज टेट्राहेड्रल। अब ये जो टेट्राहेड्रल है, ध्यान से समझिएगा, ये जो टेट्राहेड्रल है बेटा, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो ये अरेंजमेंट आप टेट्राहेड्रल वैसे आपने ऑर्गेनिक में भी देखा होगा, CH4 दिखाते हैं आपको, ये देखें 1 2 3, ठीक है, और ये जो चौथा एटम है ये ऐसा है। ठीक है, बोर्ड पे आपको ऐसा दिख रहा है कि ये चारों एक प्लेन पर है, नहीं, ये चारों एक प्लेन पर नहीं है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। ऑर्गेनिक में आप वेज एंड डैश फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। ऐसे देखें बेटा, ये एटम जो है, ये साइड एटम आएगा, साइड एटम आएगा, साइड एटम आएगा, साइड एटम आएगा, और बीच में कौन है, सेंट्रल एटम। तो जब आप सामने से देखेंगे ना, तो 1 2 3 सेंट्रल एटम, तीसरा, ये सारे एक प्लेन पे है, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन। मतलब सारे एटम प्लेन पे हैं या नहीं, नहीं। मैक्सिमम कितने एटम प्लेन पर है बेटा, 3 एटम प्लेन पर है, 1 2 3। कोई सा भी प्लेन ले लें, ये भी एक प्लेन हो सकता है, 1 2 3, मैक्सिमम 3 एटम ऑन द प्लेन, और एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन। स्ट्रक्चर विल बी प्लेनर और नॉन प्लेनर, तो बेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा नॉन प्लेनर। ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर प्लेन पे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑन द सेम प्लेन विल बी 3। और सुने, ये स्ट्रक्चर हर तरह से आइडेंटिकल होता है ना, अगर नॉर्मल केसेस की बात करें विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, तो ये एक्चुअल कंडीशन में आइडेंटिकल होता है। मतलब इसको कैसे भी घुमा दूं मैं, हर तरफ से ये स्ट्रक्चर एक जैसा ही देखने को मिलेगा आपको, और इस वजह से सारे एंगल्स भी आइडियल कंडीशन में क्या होते हैं, इक्वल। ये जो एंगल होता है बेटा, है ना, इसके बीच में और इसके बीच में, ये एंगल कितना मिलेगा, 109.5। ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होता है, 109.5।
इसके और इसके बीच का एंगल भी 109.5। अब आपको जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि 109.5 के आइडियल कंडीशन में कितने एंगल है, तो हमें क्या दिखता है, 1 2 3 4। हम लोग आंसर क्या बोल देते हैं, 4 एंगल है, क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं, 2D में नहीं देखना है, 3D में देखना है। तो इसमें 109.5 डिग्री का जो एंगल आता है, आइडियल एंगल आता है, वो कितने एंगल होते हैं बेटा, 6 एंगल्स होते हैं। इमेजिन करिएगा कैसे 6 हुए। इस ऊपर वाले मार्कर का बाकी तीनों से एंगल बराबर है, 109.5 109.5 109.5। इसका काम खत्म। अब बचे हुए जो 3 मार्कर्स हैं उनका एंगल भी 109.5 है। तो बेटा इसका एंगल इसके साथ 109.5, इसका एंगल इसके साथ 109.5 और इस पीछे वाले का इसके साथ एंगल भी 109.5। तो 3 एंगल 109.5 के इसके और 3 एंगल 109.5 के इसके। तो आइडियल कंडीशन में इट कंटेन्स 6 एंगल्स ऑफ 109.5। ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आते हैं, ध्यान से सुनना, ये कब हो सकता है, जब 1s 3p, अब p तो 3 ही होते, चौथा p तो आ नहीं सकता। तो अब अगला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा वो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा बेटा, d। पर सुने ध्यान से, d में अलग अलग 5 डब्बे होते हैं, dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2। जैसे मैंने यहां बोला था कि p कोई भी आ सकता है, px py pz, है ना, यहां भी बोला था p कोई सा भी आ सकता है। d में ऐसा नहीं होगा, d फिक्स्ड है। कौन सा d आएगा बेटा, dz2 आएगा। ये पहला क्वेश्चन बनता है। sp3d बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको आगे भी पता चलेंगे। तो बेटा जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है, पहला क्वेश्चन, विच d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, आंसर विल बी dz2। इसके अलावा कोई d नहीं आएगा। दूसरी बात, जब जब dz2 पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, ज्योमेट्री के अंदर एक नाम, स्ट्रक्चर के अंदर एक नाम देखने को मिलता है, दैट इज बाय पिरामिडल, है ना। इसके आगे भी बाय पिरामिडल यूज में आएगा, पता भी होगा आपको। तो क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर को समझिए। इसके स्ट्रक्चर को क्या बोला, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 5 डब्बे बने, 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। वो 5 कैसे अरेंज हुए, तो उस अरेंजमेंट को बोला ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से ये 1 ये 2 ये 3 जो है, ये 3 एक प्लेन पे है, ट्राइंगल के फॉर्म में। एक इस प्लेन से बाहर है और एक इस प्लेन से अंदर की तरफ है। तो इस स्ट्रक्चर में ट्राइंगल पे एक प्लेन बनता है, एक ऑर्बिटल बाहर है प्लेन से, एक ऑर्बिटल अंदर है प्लेन से। तो ट्राइगोनल के ऊपर एक पिरामिड बनेगा, नीचे एक पिरामिड बनेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखिए स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, चेक करिएगा। सबसे पहले ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है, जो कि हमने ट्राइगोनल प्लेनर में भी देखा था, ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल की जो तीनों पोजीशन है, इनका एंगल आइडियल कंडीशन में 120 120 120। आउट ऑफ 5 पोजीशंस कितनी पोजीशन तैयार हो गई, 3। बीच में सेंट्रल एटम है, 3 पोजीशन तैयार कर दी। ये जो 3 पोजीशन है, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे घुमा दे रहा हूं, प्लेन पे ले आ रहा हूं। तो बेटा ये जो प्लेन पर 3 पोजीशन आई, 1 2 3, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल का एंगल कितना है, 120। इक्वेटोरियल का एंगल कितना है, 120। इक्वेटोरियल का एंगल कितना है, 120। तो आप देखिए आइडियल कंडीशन के अंदर जब मैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की बात करता हूं, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में इक्वेटोरियल का एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। और कितने एंगल्स आ जाएंगे बेटा, 3 एंगल्स। अब सुने, 2 पोजीशन बच रही है, 5 में से 3 पोजीशन तो इक्वेटोरियल पे आ गई। जो बची हुई 2 पोजीशन है उनको समझने की कोशिश करिएगा। इस प्लेन से जो ट्राइंगल बना, उससे एक एटम या एक पोजीशन बाहर की तरफ आएगा। रेड कलर अलग चेंज कर रहा हूं, सारे ब्लैक वाले सेम प्लेन पर, एक एटम बाहर की तरफ। ये जो बाहर की तरफ आया ना प्लेन से, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। अब खुद देखिए, इस रेड का इस ब्लैक से, इस एक्सियल का इस इक्वेटोरियल से एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस रेड का इस ब्लैक से 90, इस रेड का इस ब्लैक से 90। मतलब एक एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ एंगल कितना आ रहा है, 90 90 90। 3 एंगल हो गए 90 के। सिमिलरली जो एक और पोजीशन बच रही है वो भी इस प्लेन से, ट्राइंगल वाले ब्लैक वाले प्लेन से नीचे की तरफ होगी। एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन से अंदर। तो बेटा ये ब्लू का तीनों ब्लैक से एंगल कितना आएगा, 90। तो रेड का तीनों ब्लैक से 90, ब्लू का तीनों ब्लैक से 90। मतलब एक्सियल और एक्सियल का इक्वेटोरियल से टोटल एंगल जो बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। तो देखें इक्वेटोरियल एक्सियल के एंगल का मेजरमेंट होगा 90 डिग्री और कितने एंगल आ जाएंगे टोटल, 6। अब
ये तो बात हो गई इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल के बारे में। अब लास्ट पॉइंट देखें तो बेटा ये जो रेड मार्कर है जो प्लेन से बाहर है और ये जो ब्लू मार्कर है जो कि प्लेन से अंदर है, बेटा रेड और ब्लू का एंगल जो कि एक्सियल और एक्सियल पोजीशन है उनके एंगल आपस में एक लाइन बनेगी और वो कितना आएगा 180 डिग्री। तो एक्सियल एक्सियल का 180 डिग्री का एंगल और कितना एंगल होगा बेटा 1। तो ये तो इसके बारे में क्वेश्चन आ गया। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर देखिए, क्या ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? ऑब्वियसली नॉन प्लेनर है, क्योंकि ये जो एटम है ये प्लेन से बाहर है और ये जो एटम है ये प्लेन से अंदर है। बाकी बचे हुए तीनों रेड और एक सेंट्रल एटम प्लेन पे आएंगे। तो जब भी पूछे कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आइडियल कंडीशन में मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन कितने होंगे? 4, 3 साइड एटम इक्वेटोरियल और एक सेंट्रल एटम आ जाएगा सेम प्लेन पे। और इस ज्योमेट्री का नाम मैंने बोला ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों? प्लेन पर क्या बन रहा है? ट्राइंगल। ऊपर देखें जो रेड है इसको अगर इस रेड के टिप को ब्लैक के टिप से ज्वाइन करूं, 1 2 3, क्या ऊपर एक पिरामिड बनता हुआ दिख गया? यस। इस ब्लू के टिप को, सबसे नीचे वाले पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तीनों ब्लैक से नीचे, है ना, इधर से इधर ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, तो बेटा प्लेन से नीचे एक पिरामिड बन रहा है। तो ट्राइंगल को बेस मानते हुए एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड, ट्राइंगल के नीचे एक पिरामिड, नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये हमने डिस्कशन किया अभी तक इनके बारे में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, देखिएगा क्या केस आ रहा है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में और डी का इन्वॉल्वमेंट लिया, ठीक है ना, sp3d2, कब? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएं? 6। कंडीशन देखें, एक s 3 p आने हैं तो px py pz, 2 d आने हैं। इससे पहले कौन सा d आया? dz²। अब जो अगला d आएगा वो कौन आएगा? dx² y²। ये फिक्स्ड है बेटा, यही d आएंगे क्योंकि इनका अरेंजमेंट सेम प्लेन पर और सेम एक्सिस पर होता है, तो इन्वॉल्वमेंट इन्हीं का आएगा, है ना। ये pz और dz आपस में और ये pxy और dxy आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए इसका जो 6 का अरेंजमेंट आएगा, अरेंजमेंट समझा रहा हूं पहले, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों एक प्लेन पर होते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर के फॉर्म में एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, एक ऑर्बिटल इस स्क्वायर से नीचे की तरफ है। तो स्क्वायर को बेस मानते हुए, जैसे अभी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या देखा था? ट्राइंगल का बेस था, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वैसे स्क्वायर को बेस माना, एक स्क्वायर से बाहर है और एक स्क्वायर से अंदर है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्यों होता है ऑक्टाहेड्रल, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के बाद आपको स्क्वायर पिरामिडल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चेक करिएगा। पहली बात, जो 4 प्लेन वाले केसेस है ना, उसको समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सपोज ये 4 स्पीशीज मैंने दिखा दिया, ठीक है। यहां बीच में सेंट्रल एटम है, बीच में सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4। क्या ये चारों की बाउंड्रीज को अगर मैं टच कर दूं तो एक स्क्वायर बनता हुआ दिख जाएगा बेटा? यस। ये जो स्क्वायर बन रहा है इसमें इसका इससे एंगल कितना होगा? 90। इसका इससे एंगल कितना होगा? 90। इसका इससे एंगल कितना होगा? 90। और इसका इससे एंगल कितना होगा? 90। मतलब 1 2 3 4 क्वाड्रेंट की तरह दिख रहा है, 4 एंगल 90 डिग्री के। अभी खत्म नहीं हुआ, ये चारों को मैंने एक प्लेन पे रख दिया, तो प्लेन पे क्या बन गया? स्क्वायर। अब क्या होगा, जो 6 पोजीशंस है, जो 6 पोजीशंस है उनमें 4 पोजीशन तो प्लेन पर आ गई, एक पोजीशन प्लेन से बाहर, कलर में दिखा रहा हूं, ठीक है ना, और एक पोजीशन प्लेन से अंदर, कलर में दिखा रहा हूं। बेटा ये जो प्लेन से बाहर आया ब्लू, इसका चारों ब्लैक से एंगल कितना होगा? 90। तो बेटा 4 90 के एंगल तो ये थे प्लेन वाले, ठीक है। एक ये जो ब्लू है ये चारों से 90, तो टोटल 90, 4 + 4 8। और ये जो ब्लैक है इसका भी चारों ब्लैक से एंगल कितना आएगा? रेड का चारों ब्लैक से एंगल कितना आएगा? 90। तो टोटल 90 डिग्री एंगल्स विल बी 12। टोटल 90 डिग्री एंगल्स विल बी 12। क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है। क्यों? क्योंकि चारों ब्लैक वाले और एक सेंट्रल वाला तो प्लेन पर है, लेकिन ये ब्लू और ये रेड प्लेन से बाहर और अंदर की तरफ हैं, इसका मतलब है ये नॉन प्लेनर होगा। अब पूछे मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन, तो कलर वाला हटा दो प्लेन से अंदर, कलर वाला हटा दो प्लेन से बाहर, चारों ब्लैक और एक सेंट्रल एटम, 5 एटम मैक्सिमम आइडियल कंडीशन में क्या मिलेंगे प्लेन पर? 90 के एंगल 12, नॉन प्लेनर मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन विल बी 5। ये नोट कर लीजिएगा आप सारी चीजें। और
अगर आपसे पूछे 180 डिग्री एंगल आइडियल कंडीशन में, तो बेटा एक बात समझे, अगर मैं ये प्लेन दिखाऊं आपको, तो ये ब्लैक और ये ब्लैक डायगोनली जो है सामने सामने, क्या ये 180 होंगे? यस। ये ब्लैक और ये ब्लैक डायगोनली होंगे, 180 होंगे, और ये जो रेड और ये जो ब्लू है ये आपस में भी क्या होंगे? 180। तो नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल इन आइडियल कंडीशन विल बी 3। दूसरी बात, ज्योमेट्री के नाम पे आते हैं। ज्योमेट्री के नाम को क्या बोला? स्क्वायर बाइपिरामिडल। आप देख सकते हैं प्लेन पर क्या बन रहा है? स्क्वायर, है ना? एक एटम ऊपर है, एक एटम नीचे है। इस ब्लू को अगर मैं हर ब्लैक से ज्वाइन कर दूं तो स्क्वायर को बेस मानते हुए एक पिरामिड ऊपर बनेगा, और इस रेड को अगर मैं चारों ब्लैक टिप से ज्वाइन कर दूं, कैप से ज्वाइन कर दूं, तो एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो स्क्वायर को बेस मानते हुए एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, क्या बन जाएगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब स्क्वायर बाइपिरामिडल के अलावा इसका एक और नाम दिया है, ऑक्टाहेड्रल। क्या दिया है? ऑक्टाहेड्रल। हेड्रल, हेड का मतलब होता है फेसिस, FACES, फेसिस, ठीक है ना? और ऑक्टा मतलब 8। क्या मतलब हुआ? रीजन समझिएगा। इससे जस्ट पहले हमने एक ज्योमेट्री पढ़ी थी टेट्राहेड्रल। क्या पढ़ी थी? टेट्राहेड्रल। याद करें, टेट्राहेड्रल है ना, उसके बारे में भी समझा रहा हूं, दोनों एक जैसे ही है। ये बना था टेट्राहेड्रल। इस टेट्राहेड्रल को समझिएगा, है ना, मैं अरेंजमेंट समझा रहा हूं। इस ब्लैक टिप को, ठीक है, इस ब्लैक टिप को ध्यान से देखें, इस ब्लैक टिप को इस ब्लैक और इस ब्लैक से ज्वाइन करें तो ये ऐसा ज्वाइन होगा और ये ऐसा ज्वाइन होगा। क्या आपको सामने इन तीनों को जब आपने ज्वाइन किया ऐसे और ऐसे, तो एक फेस ऐसा बनता हुआ दिखेगा बेटा? यस। सिमिलरली इसको घुमाया, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, क्या एक फेज ऐसा बनेगा बेटा? यस। इसको इन दोनों से ज्वाइन किया, एक फेज बना। इसको इन दोनों से ज्वाइन किया, एक फेज बना। इसको पीछे वाले दोनों से ज्वाइन किया, एक फेज बना। कितने फेज बन गए? 3। और नीचे वाले तीनों को ज्वाइन किया, एक फेज बन गया। मतलब कितने फेस बने? 4। 4 फेसेस बनने की वजह से इस ज्योमेट्री को नाम दिया टेट्राहेड्रल। वैसे ही अब यहां पर क्या नाम दिया? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब समझ में आ जाना चाहिए कितने फेसेस बनेंगे? 8 फेसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे चेक करिए, ठीक है ना? ये स्क्वायर हो गया, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। ध्यान से देखिए, इस ब्लू को, ठीक है ना, यहां से दिखा रहा हूं, इस ब्लू को इस ब्लैक और इस ब्लैक से ज्वाइन करिए, ऐसे ज्वाइन होगा तो एक फेस ऐसा बनेगा। इसको इससे आगे वाले से और इससे ज्वाइन करें, एक फेस ऐसा बनेगा स्लैंटिंग में, ठीक है, 2। इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करें, तीसरा फेस ऐसा बनेगा, और पीछे वाले दोनों से ज्वाइन करें, 4 फेस यहां। तो बेटा 1 2 3 4 फेस ऊपर बने, और ऐसे ही नीचे भी तो है एक, तो 4 फेस नीचे बनेंगे। टोटल कितने फेस बनेंगे? 8। और इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट जो कंडीशन आती है वो ये आती है बेटा कि अगर 7 प्योर ऑर्बिटल मिक्स हो जाए तो 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सातों का नाम sp3d3 होगा। उसमें एक s होगा, 3 p होंगे, dz dx2y2 होगा। साथ में जो तीसरा ऑर्बिटल आएगा d का, वो कौन आएगा? dxy। इसके अरेंजमेंट को जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ध्यान दें, इससे पहले क्या आया था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। यहां स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। यहां पेंटागोनल बाइपिरामिड मतलब पेंटागन का बेस, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। तो देखें, ये ऊपर है, ये नीचे है, रेस्ट जो 5 एटम्स हैं वो आपस में क्या बनाएंगे? प्लेन पर पेंटागन का फॉर्मेशन करेंगे। किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, है ना, एक अरेंजमेंट बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ये जो 5 आपको स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, बीच में सेंट्रल एटम है, ये एक पेंटागन बन गया, रेगुलर पेंटागन। इसका एंगल 72, 360 डिग्री इंटू 5 पॉलीगॉन्स पढ़ते हैं आप लोग जूनियर क्लासेस में। 72 72 72 72 72 मतलब प्लेन पर 72 डिग्री के कितने एंगल्स हो गए? 5, है ना। और ये पांचों जो पोजीशन है इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। जो प्लेन पर आएंगे इन पांचों को क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का एंगल कितना हो गया? 72। और एक प्लेन से बाहर ये एक्सियल पोजीशन है, एक प्लेन से अंदर ये एक्सियल पोजीशन है। तो बेटा इसका पांचों से एंगल 90, इसका पांचों से एंगल 90। तो इक्वेटोरियल का एंगल 72, एक्सियल का इक्वेटोरियल से एंगल 90 और एक्सियल से एंगल 180 का 1 एंगल, 72 के 5 एंगल्स और 90 डिग्री के 5 + 5 10 एंगल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। पेंटागन का प्लेन है, एक पिरामिड ऊपर बनेगा,
एक पिरामिड नीचे बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये इसकी जनरल कंडीशंस है। प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर, क्योंकि प्लेन से ऊपर एक एटम है, प्लेन से नीचे एक एटम है, तो इन दोनों को हटा दें, बचे हुए 5 साइड एटम और एक सेंट्रल एटम प्लेन पर आएगा, तो मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे? 6। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे जस्ट पहले जो ज्योमेट्री हमने ली थी, ध्यान से देखिएगा, जो कंडीशन मैं समझा रहा हूं, ठीक है, देखें ध्यान से। 5 वाला जब हाइब्रिडाइजेशन था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था बेटा? sp3d। 6 वाला जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो आया sp3d2। 7 वाला हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d3। इसकी ज्योमेट्री क्या थी बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री क्या है बेटा? स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहां ट्राइंगल का प्लेन था, ठीक है ना, इस तरह से, और एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर। इसमें हमने बोला था कि जो प्लेन की 3 पोजीशन है वो इक्वेटोरियल, और जो बाहर और अंदर गया वो एक्सियल। इसमें मैंने क्या बोला? ये जो 5 पोजीशन है प्लेन की, ये है इक्वेटोरियल, बाहर और अंदर वाली एक्सियल। इसी तरीके से जब 6 वाला देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये प्लेन वाली 4 पोजीशन इक्वेटोरियल और ये जो 2 पोजीशन बाहर और अंदर है एक्सियल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन केवल इन दोनों में होती है बेटा, 5 और 7 में होती है। 6 वाला ये जो केस है, इसमें ये प्लेन की पोजीशन और ये ऊपर और नीचे वाली पोजीशन में से ना कोई इक्वेटोरियल है ना कोई एक्सियल है। इसकी सारी पोजीशंस क्या है बेटा? आपस में सेम। तो इसमें हम लोग इक्वेटोरियल या एक्सियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बस हम इतना बोलेंगे, ऑन द प्लेन या ऑन द एक्सिस बोल देंगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा है ध्यान से समझना। ये प्लेन बना, स्क्वायर बाइपिरामिडल की बात बता रहा हूं, प्लेन है, और ये दोनों क्या बन गए बेटा? आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। अभी आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये जो रेड और जो ब्लू कलर है, जो कलर्ड है, ये दोनों क्या दिख रहे हैं? एक्सियल, और बाकी 4 क्या दिख रहे हैं? इक्वेटोरियल है। तो मैंने बोला यहां कोई इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं है, क्योंकि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अभी ये दोनों आपको आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन दिख रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो आप कहानी देखो चेंज हो गई। अब ये दोनों रेड और ब्लू जो है ये प्लेन पर आ गए, और बचे हुए 2 ब्लैक कैसे चले गए बेटा? ऊपर वाला और नीचे वाला आउट ऑफ द प्लेन। तो इसीलिए इसमें सारी पोजीशन सेम होती हैं, इसीलिए इसमें ना हम इक्वेटोरियल बोलते हैं ना एक्सियल बोलते हैं। और इसीलिए आपको याद हो अगर, तो बेटा स्क्वायर बाइपिरामिडल में रेगुलर कंडीशन में सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, क्योंकि सारी पोजीशन सेम है। लेकिन sp3d और sp3d3 में इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस में आपस में लेंथ का डिफरेंस आता है। अब ये सारे पॉइंट समझने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है उसको देखें। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल H जो निकाला है हमने, वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम से कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए एक कंडीशन भी है बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मैंने बताया नंबर ऑफ साइड एटम्स या साइड ग्रुप्स के बराबर होगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सिंगल ग्रुप है और इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1। हाइड्रोजन आ जाए अगर साइड एटम में तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। इसके अलावा OH आए तो ये दो साइड एटम काउंट नहीं करेंगे, OH का एक ही ग्रुप होता है तो इसको 1 ग्रुप काउंट किया जाएगा, है ना। एल्काइल ग्रुप आ जाए तो CH3, C2H5 ये एक ग्रुप काउंट होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन के केसेस को आगे। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है ध्यान से सुने, जब आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना होगा तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। हम लोग जब न्यूट्रल स्पीशीज के लिए कैलकुलेशन करेंगे तब तो हम स्ट्रक्चर बना के इजीली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आयन आता है तो आयन पे या तो आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा या आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर रखना है, सेंट्रल पे या साइड पे, या नेगेटिव चार्ज कहां रखना है, सेंट्रल पे या साइड पे, वो डिसाइड करने के लिए कंडीशन बताई जा रही है। आयंस में अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन है तो क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन मतलब सपोज मैंने ये लिख दिया CO3-2, क्या ये आयन दिख रहा है? यस। और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन है। ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन जब भी होगा, पुट नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज किस पे मानना है? ऑक्सीजन पे, मतलब कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नहीं आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते, -2 की वजह से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते, बट वो नहीं। 3 ऑक्सीजन है बेटा, 1 2 3, हर ऑक्सीजन पे माइनस माइनस दे दे, है ना। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस माइनस दे दे। ये ऑक्सीजन, अब माइनस रखने वाला ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी खाली है।
माइनस रखने वाला ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, और ये जो न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन है ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 3, और कार्बन पे लोन पेयर कितना है, 0, तो 3 + 0 का सम आ जाएगा, इसके लिए H का वैल्यू 3, और H 3 होने का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp2। इसी के ऑपोजिट अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। अब वो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, अदरवाइज कोई साइड एटम है तो साइड वाला ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल लिया H3O+ हाइड्रोनियम आयन, आप जानते हैं इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन, बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन आ गया। तो बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्लस वाला चार्ज सेंट्रल पे रखना है, सेंट्रल कौन है, ऑक्सीजन, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दिया मैंने, ठीक है। अब देखें कितने हाइड्रोजन है, 3, तो एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या लगा रखा है, प्लस। ये बचा क्या, लोन पेयर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए बेटा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर का मतलब है H का वैल्यू आएगा 4, 4 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। आगे बात कर रहा हूं ऐसे आयन जिनमें ऑक्सीजन ना हो, जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल लें, अमोनियम आयन, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो जब भी विदाउट ऑक्सीजन वाले आयन आए, जो भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको हमेशा किस पे अज्यूम कर लें, सेंट्रल एटम पे अज्यूम कर लें। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। देखें नाइट्रोजन एटम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, प्लस आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गया, कितना प्लस है, 1 प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नाइट्रोजन के पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 हाइड्रोजन आ गए सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। और आप कैलकुलेशन करें तो देखिए बेटा सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 4, लोन पेयर नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर इक्वल टू 0, तो बेटा H का वैल्यू 4, 4 का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अभी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना सीखा, कैसे कैलकुलेट करें या किस हाइब्रिडाइजेशन में क्या कंडीशन होती है। अब अगर हमने ज्यादातर अभी तक जो केसेस देखे उसमें डिस्टॉर्शन नहीं था, लोन पेयर नहीं था, है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें लोन पेयर है, बस ये समझाने के लिए। अभी तक हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी इससे पहले, sp से लेकर sp3 d3, वो आइडियल कंडीशन है, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। क्या क्या ज्योमेट्री होती, कितने एंगल कितने के होते, प्लेनर होता, नॉन प्लेनर होता, ये सारी बातें करी। बट अगर लोन पेयर आ गया, अगर लोन पेयर आ गया तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रीज में क्या आता है, शेप्स में, स्ट्रक्चर्स में, आइडियल कंडीशन में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा। उसको समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक नई थ्योरी की, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी बोला जाता है। पहला पॉइंट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखिए सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहे हैं। अब सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, बॉन्ड पेयर, और अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वेदर दे आर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, तो बेटा वो सारे मिलकर ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ध्यान से देखें, नाम से समझ में आना चाहिए, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वेदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। अब रिपल्शन होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। तो रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करते हैं, ताकि डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएंगे। तो ये दे हैव द टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर। सेकंड पॉइंट, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ टू मिनिमाइज द रिपल्शन। पहले ही उनमें इतना मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगा कि अब दूर होने की वजह से उनका रिपल्शन मिनिमाइज हो गया और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान से सुने, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट विल बी नथिंग अदर देन दी आइडियल स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे sp के लिए लीनियर होना चाहिए, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ही होना चाहिए, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल एंड सो ऑन। ये आइडियल कंडीशन जो होती थी, जो हमने इससे पहले पढ़ी, वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहलाएगी। एंड
अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से केवल बॉन्ड पेयर की बात करें, साइड एटम्स की बात करें, तो बेटा किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स है, केवल एटम्स है, सेंट्रल एज वेल एज साइड एटम, उन एटम्स के अरेंजमेंट को बोला जाता है शेप, स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखें, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की अगर बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, या जो आइडियल कंडीशन है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और अगर हम लोन पेयर को एक्सक्लूड कर दें तो बचा हुआ जो अरेंजमेंट आएगा, जो डिस्टॉर्शन के बाद वाला जो अरेंजमेंट आएगा, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिया है तो आप ये देखेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिया है ये लिखेंगे, शेप बोला, स्ट्रक्चर बोला, आप ये देंगे आंसर, है ना। ये क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी VSCPR में। बट अगर सिर्फ ज्योमेट्री आ गया, ध्यान से सुने, क्या आ गया, सिर्फ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो दो टाइप की है, इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर। अगर सिर्फ ज्योमेट्री दिख रहा है तो भी आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को प्रेफर करेंगे, मतलब आप सिर्फ एटम, साइड एटम और सेंट्रल एटम के अरेंजमेंट को देखेंगे, आप लोन पेयर के अरेंजमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होंगे। लास्ट में रिपल्शन के ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्शन की बात करें, तो किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर साइमल्टेनियसली आ सकते हैं। तो अगर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और लोन पेयर की बात की जाए तो आप प्रीवियसली भी जानते हैं कि लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए होती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक ही एटम के पास होगी। ध्यान समझे, जैसे एक सेंट्रल एटम लिया और इसके पास मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया, इसके पास एक लोन पेयर है, यहां पर इसने बी के साथ एक बॉन्ड बना रखा है और यहां पर भी इसने सी के साथ एक बॉन्ड बना रखा है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, ध्यान से सुने, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन में से कुछ डेंसिटी बी के पास भी होगी, जबकि यहां दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ए के पास, और डेंसिटी ज्यादा है तो रिपल्शन क्या लगाएगी, ज्यादा। इसीलिए लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है अराउंड सेंट्रल एटम, इसीलिए लोन पेयर का रिपल्शन पावरफुल, उससे वीक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे वीक रिपल्शन बॉन्ड पेयर का देखा जाता है। ये तो तब जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों अवेलेबल हो। दूसरी बात, अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखें तो बॉन्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकता है सिंगल, बॉन्ड हो सकता है डबल, बॉन्ड हो सकता है ट्रिपल, सब अलग अलग टाइप के बॉन्ड है। तो बेटा सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, डबल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ट्रिपल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, रिपल्शन भी इलेक्ट्रॉन का उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो मल्टीपल में रिपल्शन ज्यादा, मल्टीपल सिंगल का रिपल्शन कम, और सिंगल का रिपल्शन सबसे कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएंगे बॉन्ड एंगल समझते वक्त। इसके बाद अगर लोन पेयर नहीं है तब तो आइडियल कंडीशन हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन लोन पेयर अगर आया तो लोन पेयर को कहां रखना होगा। तो बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन में, याद करें sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर दोनों पोजीशन क्या होती है, सेम। तो आप लोन पेयर आए, वैसे तो उसमें लोन पेयर आएगा नहीं, बट लोन पेयर आए तो कहीं भी रख दो क्योंकि सारी पोजीशन क्या है, सेम। ऐसे sp2 याद करो, ट्राइगोनल प्लेनर, इमेजिन करिए तीनों पोजीशन क्या थी, सेम, कोई एक्सियल नहीं, कोई इक्वेटोरियल नहीं। लोन पेयर अगर आया तो कहीं भी रख दो क्योंकि सारी पोजीशन सेम है, सारे एंगल सेम है। तो देखिए sp, sp2, sp3 इनके अंदर सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती हैं, सारे एंगल्स आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए लोन पेयर आएगा तो आप कहीं भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दो पोजीशन जो सेकंड और फोर्थ हैं, याद करें, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल होता था, है ना। और ये जो sp3d2 है, इसमें मैंने बोला था कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, बट यहां मैंने क्या लिखा, ऑलवेज ऑन एक्सियल। एक्सियल कहने का मतलब है वहां कोई एक्सियल पोजीशन नहीं, हम एक्सिस पर रख दें, क्योंकि इसकी सारी पोजीशन सेम थी, सारी पोजीशन सेम थी। तो एक लोन पेयर आया तो कहीं भी रख दो, और दो लोन पेयर आया तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा, ये कहने का मतलब है इसमें। और sp3d में लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन। एक लोन पेयर आए, दो आए, तीन आए, सारे लोन पेयर इक्वेटोरियल में। और sp3d में जनरली एक्सियल और इक्वेटोरियल वालों में लोन पेयर कहां आता है, इक्वेटोरियल में। केवल sp3d3 में अगर दो लोन पेयर आया तो उन्हें कहां रखना पड़ेगा, एक्सियल पोजीशन पर रखना होता है। चलिए अब ये वाली कंडीशन समझने के बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि लोन पेयर आने से या डिस्टॉर्शन आने से कहां पर क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे, ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस पड़ जाएगा।
अभी तक इससे पहले जो हमने sp से sp3 d3 तक पढ़ा वो सब नॉर्मल केसेस हम लोगों ने देखे, विदाउट एनी लोन पेयर, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, रेगुलरली प्लेनर था, नॉन प्लेनर था, मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन क्या होने चाहिए थे। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करने वाले जहां पर हर हाइब्रिडाइजेशन में कितने लोन पेयर आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, और उन लोन पेयर के आने से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या डिस्टॉर्शन आने वाले वो डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग विद हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन से। और sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम लोग कौन सा ले रहे हैं? दैट इज 2, है ना। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से समझेंगे। देखिए, सपोज एग्जाम में आपको एक एग्जांपल दिया गया BeCl2 और पूछा गया कि BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन कितने होंगे, ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो हम एग्जाम के हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है ना। अब देखिए, ये मॉलिक्यूल आयन है या न्यूट्रल है बेटा? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में हमने कल ऑक्सीजन कंटेनिंग आयंस वगैरह की भी बात करी, तो अभी ये न्यूट्रल है, इसमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। बेरिलियम के लिए अगर मैं सॉल्व करके बताऊं आपको तो देखिएगा, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2, ठीक है। क्लोरीन साइड एटम है, साइड एटम यहां पर जो आएगा वो कैसा, क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब भी साइड एटम में होता है तो एक क्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बेरिलियम के रिस्पेक्ट में देखें कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए बेटा? 2। और क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर बचा? नहीं। इसका मतलब है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर बेरिलियम आर 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर आर इक्वल टू 0। इसको जब ऐड किया तो H का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। H का वैल्यू 2 मतलब ये हो गया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, H का वैल्यू 2, और इसमें बॉन्ड पेयर भी 2 है, लोन पेयर 0 है, ये हमने देख लिया। तो बेटा H का वैल्यू 2 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन की आइडियल कंडीशन जो कल समझी थी, आइडियल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आइडियल कंडीशन होनी थी वो ऐसी होनी थी, और उसका नाम क्या होना चाहिए था? लीनियर। क्योंकि लोन पेयर नहीं है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी बोलेंगे, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी इसकी क्या हो जाएगी? लीनियर। तो मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलूं, शेप बोलूं, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बोलूं, बात एक ही है। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप देखें, BeCl2 को लिखने का तरीका, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो एक सेंट्रल एटम है A और 2 साइड एटम है, तो इसको जनरल फॉर्मूला जो आ जाएगा दैट इज AB2 टाइप। A रिप्रेजेंट सेंट्रल एटम एंड B रिप्रेजेंट साइड एटम। दूसरी बात, इसी BeCl2 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, BeCl2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कल मैंने आपको बताया भी था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। बेरिलियम यहां है, एक क्लोरीन यहां आया, एक क्लोरीन यहां आया। बेरिलियम के पास ये जो 2 डब्बे हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लोरीन जो आ रहा है साइड एटम, क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? p ऑर्बिटल में। तो क्लोरीन अपना p ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाके यहां ओवरलैप करेगा। इसका मतलब है बेरिलियम का sp और क्लोरीन का p, तो ओवरलैपिंग कौन सी हो जाएगी? sp p ओवरलैपिंग। यहां पर भी sp p ओवरलैपिंग। क्या ये स्ट्रक्चर लीनियर है या नहीं है? है। एंगल आप देख सकते हैं कितना दिख रहा है बेटा? एग्जैक्ट 180 दिख रहा है। इसके अलावा ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है बेटा? प्लेनर। साथ ही मैक्सिमम एटम इन BeCl2 ऑन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे? एक बेरिलियम और दोनों क्लोरीन भी कैसे आ जाएंगे प्लेन पे? तो मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन विल बी 3, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, इस वाले केस में, बेरिलियम क्लोराइड वाले केस में हम लोगों को कोई लोन पेयर देखने को नहीं मिलेगा, या मैं बोलूं तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कोई लोन पेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, हमारे सिलेबस में। आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो केस आता है दैट इज थर्ड, है ना। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोला मैंने आपको समझने के लिए, मान लीजिए BeCl3, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है BeCl3 के बॉन्ड एंगल पे, तो मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से देखें बेटा, बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए बोरॉन के आसपास मैंने, ये बोरॉन लिखा हुआ है B, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है। साइड एटम कौन आ रहा है? क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो होता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है साइड एटम के फॉर्म में? सिंगल सिंगल सिंगल। तो बोरॉन के रिस्पेक्ट में देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं? 3, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल सिग्मा बॉन्ड वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 3, लोन पेयर बोरॉन पे कितना है? 0, 3 + 0, H का वैल्यू आएगा 3, और जब भी H का वैल्यू 3 आएगा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2।
इन मॉलिक्यूल के टाइप्स देखो, सब AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से टाइप के मॉलिक्यूल है? AB3 टाइप के मॉलिक्यूल। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 की एक्चुअल जो आइडियल कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो एक्चुअल कंडीशन है ट्राइगोनल प्लेनर है ना, यहां पर भी लिख रहा हूं ट्राइगोनल प्लेनर। तो वो ट्राइगोनल प्लेनर जो एक्चुअल कंडीशन होती है, आइडियल कंडीशन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी हो जाएगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इस केस के लिए क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात आती है प्लेनर, नॉन प्लेनर, मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन वगैरह वगैरह। कल हमने डिस्कस भी किया है नॉर्मल के लिए, बट अभी एक और बार बता दे रहा हूं। देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। यहां बोरॉन है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है? sp2। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हुए हैं? 3। मतलब बोरॉन ने एक sp2, 2 sp2, 3 sp2 तैयार करे। साइड एटम कौन आ रहा है बॉन्ड बनाने? क्लोरीन। क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है बेटा? p में। तो क्लोरीन अपना p लाके ओवरलैप करेगा, p लाके ओवरलैप करेगा, p लाके ओवरलैप करेगा। तीनों ओवरलैपिंग sp2p, sp2p, sp2p ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ये सारी ओवरलैपिंग जो हो रही है ये आइडेंटिकल ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इक्वल एंगल पे होगा। ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120। तो बेटा नंबर ऑफ 120 डिग्री एंगल्स कितने आ जाएंगे? 3। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? तो आप देखेंगे जब सामने से तो एक ही प्लेन पे दिखेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। नाम से ही समझ आ जाएगा। और मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन विल बी 4, एक सेंट्रल एटम और 3 साइड एटम। तो बेटा चारों एटम कैसे आ जाएंगे? सेम प्लेन पर। चलिए अब अगर इसी में अगला केस ले रहे हैं, जहां पर है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूं 2 मिनट। यहां पर देखें, जैसे एक एग्जांपल दिया आपको SnCl2 या SO2, ठीक है, सपोज ये एग्जांपल दिया, तो मैं SnCl2 के रिस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूं। देखें Sn, पहले तो पहचाने ये कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा? कार्बन फैमिली का मेंबर है। वो कार्बन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। और साइड एटम कौन आ रहा है? क्लोरीन। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो बेटा 2 क्लोरीन मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे? 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे और एक क्या बच जाएगा? लोन पेयर। इसका मतलब है 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो बेटा ये आ गया 3, 2 + 1 = 3। और जब भी H की वैल्यू 3 आएगी, जब भी H की वैल्यू 3 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, sp2 होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स्ड है। क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहां लोन पेयर नहीं था, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री थी वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी थी, वही शेप भी था। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगा। और वो क्या बन जाता है बेटा? वी शेप बेंड शेप, जो कि वी शेप बेंड शेप आपको यहां दिखा रखा है ना। मैं थोड़ा सा यहां इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो जो वी शेप बेंड शेप है वो आपको यहां दिखा रखा है। ये शेप वी शेप बेंड शेप है, ठीक है। अब ये शेप आया कैसे, या इसके जो और पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करें। तो देखिएगा ध्यान से, सपोज ये जो ब्लू कलर का मैं मार्कर ले रहा हूं, ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और जो ये 2 ब्लैक कलर के मार्कर्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये साइड एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले SnCl2 में Sn ने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करे? 3। वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से स्ट्रक्चर के हिसाब से अरेंज होकर आएंगे? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि sp2 की आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा आ गया। ये सारे एंगल 120, 120, 120 के होने चाहिए थे आइडियल कंडीशन में। पर अब यहां कौन आ गया? लोन पेयर। यहां पर कौन आ गया? क्लोरीन। SnCl2 के 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां लगा दिया, एक क्लोरीन यहां लगा दिया। लोन पेयर यही क्यों लगाया? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि बेटा sp2, sp2, sp3 में लोन पेयर जहां मर्जी आए वहां लगा दो, क्योंकि सारी पोजीशन सेम होती है। आप यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट समझाने के लिए हमने यहां लगा दिया। ये लोन पेयर है। अब एक बात बताओ, यहां पर कितने टाइप के रिपल्शन है? कितने टाइप के रिपल्शन? याद करें VSEPR थ्योरी में आपको बोला था 3 टाइप के रिपल्शन होते हैं। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो बेटा यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। मतलब 2 ही टाइप के रिपल्शन है। यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर
और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर रिपल्शन नहीं, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन के लिए दो लोन पेयर चाहिए होंगे। तो बेटा एक बात बताओ, बॉन्ड पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन में से पावरफुल कौन होता है, दमदार कौन होता है? लोन पेयर का रिपल्शन। और इसीलिए ये जो एंगल पहले 120 का होना चाहिए था आइडियली, ये लोन पेयर ज्यादा जगह लेगा, तो ये ज्यादा जगह लेने के लिए इनको रिपेल करेगा। हमेशा एक कहावत सुनी होगी आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जो दमदार है वो अपनी मर्जी चलाएगा, और हमेशा जिंदगी में झुकना या एडजस्ट किसको होना पड़ता है बेटा? जो कमजोर होता है। लोन पेयर तो पावरफुल है, बॉन्ड पेयर कमजोर है, तो ये अपनी दमदार है तो ताकत दिखाएगा, अपनी चलाएगा, और इनको एडजस्ट होना पड़ेगा। तो ये ज्यादा जगह लेगा, इसको धक्का देगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसको धक्का देगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये पहले आइडियली यहां होने थे 120 पे, लेकिन जब ये रिपल्शन की वजह से पास आए तो बेटा ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 120 रहेगा, या 120 से बढ़ जाएगा, या 120 से कम हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ड्यू टू रिपल्शन ये एंगल पास आ गया, इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन 120। तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है वो एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन 120 डिग्री। तो यहां पर आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे तो मेंशन्ड है यहां पर, बट अगर नहीं भी दिख रहा हो तो लेस देन 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो लोन पेयर है ये वाला एंगल आपको देखने में क्या लगेगा? मोर देन 120, लेकिन इस एंगल को काउंट नहीं करते, क्योंकि यहां कोई एटम नहीं है, यहां कोई एटम नहीं है, यहां कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब क्या बोला था आपको? सारे बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, तीनों का स्ट्रक्चर अभी भी देखो तो एक ट्राइगोनल प्लेनर ही दिख रहा है, जो कि sp2 की आइडियल कंडीशन होनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं लोन पेयर हटा के सिर्फ बॉन्ड पेयर्स देखूं तो एक सेंट्रल एटम SnCl बेटा ये स्ट्रक्चर कैसा बन के आ रहा है? वी शेप, एंगुलर शेप, या इसको बोलते हैं बेंड शेप। तो यहां पर आप देखें वी शेप, बेंड शेप, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा एंगुलर शेप। और ये जो एंगुलर शेप आया, ठीक है, ये जो वी शेप, देखो इसको ऐसा रखा था, ये वी शेप बेंड शेप में से अगर मैं ये लोन पेयर हटा दूं तो बेटा क्या ये स्ट्रक्चर अभी भी प्लेनर है या नहीं है? तो यस, इट इज स्टिल प्लेनर। तो बेटा वी शेप बेंड शेप भी प्लेनर होगा। इस केस में मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे? 3, एक सेंट्रल एटम और 2 साइड एटम आपको प्लेन पे मिलेंगे। तो मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन विल बी 3 एंड बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 120 डिग्री इन SnCl2, तो आंसर विल बी 0, क्योंकि लोन पेयर के डिस्टॉर्शन की वजह से यहां 120 डिग्री का एंगल नहीं बचा। वो एंगल क्या हो गया बेटा? लेस देन 120 डिग्री हो गया। चले, बात हो गई यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 केसेस। पहला केस नॉर्मल जो है, देखिए सपोज आपको SiCl4 दिया, CH4 आप जानते हैं इसलिए मैं वो ले नहीं रहा हूं, SiCl4 दिया, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकाले, सिलिकॉन भी कार्बन वाले ग्रुप का ही तो मेंबर है। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। साइड एटम में कौन आ रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब है एक क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां, तीसरा क्लोरीन यहां और चौथा क्लोरीन यहां आके पेयरिंग कर लेगा। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर 0। तो देखें 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, सम किया, H का वैल्यू आ गया 4। जब भी H का वैल्यू 4 आएगा, जब भी H का वैल्यू 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा कौन सी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आएंगे, तो दोनों का समेशन तो टेट्राहेड्रल ही बनेगा। लेकिन जब लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी है। लेकिन जब लोन पेयर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ध्यान से देखें, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इस वाले पॉइंट को, ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए समझने के लिए, चीजों को लिखने के लिए। देखें, अब देखिए सबसे पहली बात, SiCl4 की बात चल रही थी, ठीक है ना? SiCl4 क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को देखो, क्या ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है? यस, ध्यान से सुनना। ये मॉलिक्यूल कैसा था? AB2। ये मॉलिक्यूल्स कैसे थे? AB3। ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? AB2 टाइप का। ओजोन में भी एक ऑक्सीजन सेंट्रल होगा और 2 एटम ऑक्सीजन के साइड होंगे, तो एक ऑक्सीजन को सेंट्रल, बाकी 2 को साइड एटम, SO2 भी AB2 दिख रहा है। लेकिन ध्यान से सुने,
इसमें और इसमें अगर डिफरेंस क्रिएट करना हो तो उसके लिए एग्जाम में एक और तरीका यूज किया जाता है। इन दोनों में लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है, तो कई बार इसको ऐसा भी लिख देगा AB2L1, AB2L1, L रिप्रेजेंट्स लोन पेयर। कितना लोन पेयर है? 1। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। 2 + 1 3 का मतलब sp2 से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल की। तो आप देखिए, जब हम टेट्राहेड्रल की केस हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि आइडियल कंडीशन में जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। वेज एंड डैश फॉर्मूला मैंने बोला भी था आपको। जब सामने से देखोगे बेटा तो एक साइड एटम, 2 साइड एटम और एक सेंट्रल एटम, ये एक प्लेन पे आएंगे। ये वाला एटम आउट ऑफ द प्लेन है, ये एटम आउट ऑफ द प्लेन है। तो मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन विल बी 3 एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर विल बी नॉन प्लेनर ड्यू टू 2 एटम्स आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। इसके अलावा आइडियल कंडीशन में सारे एंगल मैंने बोला था कितने के होते हैं, 109.5 डिग्री के। मैंने बोला था 2D में जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 4 ही एंगल हैं, लेकिन 109.5 के टोटल एंगल होते कितने हैं बेटा? 6 एंगल होते हैं यहां पर, ये ध्यान रखें। बाकी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके। अब क्या, जैसे ही अगला मॉलिक्यूल दिया आपको NH3 अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, अमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ध्यान सुने क्या कंडीशन आ रही है अमोनिया में, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बना रहा हूं, देखेंगे ध्यान से बेटा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, पता है सबको, 1 2 3 4 5। अमोनिया का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है NH3, हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। और एक क्या आ गया? लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? 3, और एक क्या आ गया? लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 + 1 4, 4 का मतलब है sp3 की आइडियल कंडीशन वाली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लेकिन लोन पेयर आने से कुछ चेंज आएगा, कुछ डिस्टॉर्शन आएगा, और उस डिस्टॉर्शन वाली ज्योमेट्री को पिरामिडल बोला जाता है। जनरली क्या बोला जाता है? पिरामिडल, बट वो ट्राइंगल शेप में दिखता है इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोला जा सकता है। और ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा, यहां पर आइडियली 109.5 होना चाहिए था, बट यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होके 109.5 से कम हो जाएगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। उसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये देखिए, जब NH3 का नाइट्रोजन ने अपना हाइब्रिडाइजेशन किया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3 के हिसाब से नाइट्रोजन ने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करे? 4 टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन कितने आए बॉन्ड बनाने? 3। तो एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, ब्लैक कलर के तीनों आप समझ लें। और यहां पर जो बचा हुआ यहां कौन है? लोन पेयर। इस कलर्ड मार्कर को आप क्या मान लें? लोन पेयर। कहीं भी लगा सकते हो क्योंकि sp sp2 sp3 में लोन पेयर कहीं भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा क्योंकि ये पावरफुल है, दमदार है, ये अपनी चलाएगा। कमजोर जो है उनको एडजस्ट होना पड़ेगा। पहले ये एंगल कितने के थे आपस में? 109.5 के। पर जब ये लोन पेयर इसको धक्का देगा तो ये बताइए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे। ये नीचे गया, ठीक है ना। देखना, ये यहां था, ये एंगल कितना था? 109.5। इसने धक्का दिया, ये नीचे गया, इसने धक्का दिया, ये नीचे गया, इसने धक्का दिया, ये भी नीचे गया। तो ये एंगल जो पहले खुला हुआ था ये धीरे धीरे क्लोज होगा, और क्लोज होने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। आइडियल एंगल होना था 109.5 डिग्री का, लेकिन क्लोज हो जाने की वजह से ये एंगल जो आते हैं बेटा, ये वाला ये एंगल कितने हो जाएंगे? लेस देन 109.5 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए NH3 में हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्री? 0 एंगल्स। और आप जानते भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अमोनिया का एग्जैक्ट एंगल होता है 107 डिग्री। कितना होता है बेटा? 107 डिग्री। याद रखना है अमोनिया की वैल्यू को, है ना, कि 107 डिग्री होता है। ऐसा जनरली आपने सुना भी होगा कि एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, और कितने से डिक्रीज होता है? 2.5 से। क्योंकि देखो, विदाउट लोन पेयर इसका एंगल होना था 109.5, और लोन पेयर, एक लोन पेयर आने से एंगल 107 हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ। कितने से डिक्रीज हुआ? 2.5। ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बट CH4 से जब हम अमोनिया और CH4 से जब हम H2 हो जाते हैं तब ये स्टैंड करता है, ट्रू स्टैंड करता है, इसीलिए हम इसको जनरली ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके प्लेनर नॉन प्लेनर की बात कर रहा हूं। देखिए, इस लोन पेयर ने धक्का दिया था, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रही, जो कि इसकी आइडियल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी। लेकिन जब लोन पेयर हटाया और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखा तो स्ट्रक्चर को देखो बेटा, अगर यहां एक बेस लगा दूं
तो आपको एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, और ये बेस लगाते एक पिरामिड बना, और वो पिरामिड कैसा है, ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। दूसरी बात, क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? तो प्लेन जब लगाऊंगा तो 1 2 3 तीनों साइड एटम एक प्लेन पे आ जाएंगे, लेकिन सेंट्रल एटम प्लेन पर नहीं है, सेंट्रल एटम प्लेन से बाहर है, तो ये अभी भी नॉन प्लेनर रहेगा, और मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन विल बी 3। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन केस। देखें, सपोज एग्जाम में H2O, क्योंकि H2O क्यों दे रहा हूं, एनसीईआरटी में CH4NH3H2O की वैल्यू मेंशन है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल का, इसलिए हम H2O के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है बेटा H2O में। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आई होप सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। H2O में हाइड्रोजन साइड एटम है, कितने हाइड्रोजन है? 2। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। एक हाइड्रोजन ने यहां सिंगल बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन ने यहां सिंगल बॉन्ड बनाया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। 2+2 का केस आ गया, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2+2 4। जब भी H का वैल्यू 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। sp3 की आइडियल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी, पर क्या यहां लोन पेयर आ गए हैं बेटा? यस। इसको मैं लिख सकता हूं ab3l1, इसको मैं लिख सकता हूं ab3l2। लोन पेयर आते ही जो आइडियल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी थी उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, डिस्टॉर्शन आएंगे, और डिस्टॉर्शन के बाद वाली ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलेंगे या शेप बोलेंगे, और वो क्या निकल के आता है, वी शेप या बेंड शेप। कैसे आया वो डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस केस को देखें, समझने की कोशिश करिएगा। टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट, ठीक है ना, किस तरह से होता है? तो बेटा ये अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल का, आइडियल कंडीशन ये होनी थी। अब ये जो कलर्ड मार्कर मैंने दिखाए हैं, इन कलर्ड मार्कर को आप लोन पेयर समझ ले, क्योंकि 2 लोन पेयर आने हैं यहां पर, ठीक है। एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, जहां चाहे वहां लोन पेयर लगाते, क्योंकि सारी कंडीशन क्या होती है? सेम। एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां लगा दिया। अब क्या करेंगे? यहां पर लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो बेटा ये लोन पेयर एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, ठीक है, और फिर ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे। तो लास्ट में जाके एडजस्ट कौन होगा? जो वीक होगा। और वीक कौन है? बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर का एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब सुनो, लोन पेयर को हटा दिया, लोन पेयर को हटाने के बाद क्या बचा बेटा? केवल बॉन्ड पेयर। रिपल्शन की वजह से ये पास आ गए। पहले इनका आइडियल एंगल कितना होना था? 109.5, लेकिन अब इनका एंगल रिपल्शन की वजह से कम हुआ, तो एंगल 109.5 से क्या हो जाएगा? कम। और दूसरी बात, जब हम इस ट्राइगोनल पिरामिडल अमोनिया वाला केस देखते हैं, जहां केवल एक लोन पेयर ने रिपल्शन लगाया था, और ये वाटर वाला केस देखते हैं जहां 2 लोन पेयर ने रिपल्शन लगाया था, तो आपको समझ में आएगा ज्यादा पावरफुल रिपल्शन कहां लगेगा? 2 लोन पेयर वाला लगेगा। इसीलिए यहां पर जो एंगल डिक्रीज हुआ है 109 से कम हुआ है, ये पहले, इससे पहले वाले केस के कंपैरिजन में ज्यादा डिक्रीज होगा। और इसीलिए, इसी कारण जो यहां पर बॉन्ड एंगल देखते हैं बेटा वाटर का, दैट इज 104.5 डिग्री। देखें, यहां पर CH4 का एंगल कितना था बेटा? 109.5। अमोनिया का एंगल कितना हो गया? 107। और वाटर का एंगल कितना हो गया? 104.5। तो इन दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुए हैं, पर ज्यादा डिक्रीज कहां हुआ है? जहां लोन पेयर का रिपल्शन लगा है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर बच रहा था, है ना, मैंने बताया था आपको, इस तरह से लोन पेयर है, लोन पेयर ने रिपेल किया, सब कुछ हुआ, ये बचा। इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से था, पर इसको जब आप लाओगे ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर एक प्लेन पे आएगा बेटा। कैसा आएगा? एक प्लेन पे। और प्लेन पे आने का मतलब ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? दिस विल बी अ प्लेनर स्ट्रक्चर। वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप बोला जाएगा। इसको भी वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, इसको भी वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप बोला जाता है। और प्लेनर होने के साथ क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन, तो 1 2 3, तीसरा है ना सेंट्रल एटम भी है, तो 2 साइड एटम, 1 सेंट्रल एटम, ये सारे सेम प्लेन पे आएंगे, तो मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन विल बी इक्वल टू 3, ये केस आ जाएगा। इसके अलावा एक खास बात सुने, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या बोला मैंने? जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला मैंने? sp हाइब्रिडाइजेशन
इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों बोला डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि आप देखो जो दो साइड एटम होते हैं वो एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं, 180। और जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल वगैरह, तो बेटा उसके जो दो डायगोनली ऑपोजिट स्पीशीज होते हैं उनका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। और इस 180 डिग्री के होने की वजह से इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा तभी बता पाओगे, वरना आपने एसपी से sp3 d3 तो पढ़ रखा है, क्वेश्चन आया डायगोनल का, था तो सिंपल sp बताना था, लेकिन आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसके बाद के जो केसेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा।